नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी बंगाल की है। साल 1995, 90 की दशक की। ये जो आज की कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है प्रमोद। प्रमोद की ये अपनी कहानी नहीं है, उनका एक मित्र, सगा मित्र की ये स्टोरी प्रमोद जी बता रहे हैं। और सबसे पहले प्रमोद जी, इस कहानी को भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, इस कहानी की ओर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कहानी में हुआ क्या था, क्या क्या बात घटी थी। दोस्तों, ये कहानी पुरानी तो जरूर है, लेकिन इतनी पुरानी नहीं। लगता है ना कि बस कुछ ही साल पहले ये घटना घटी है। मेरा नाम है सुरेश और ये घटना मेरे साथ में 1995 में घटी थी, जब मैं पहली बार कोलकाता आया था अपने गांव के एक मित्र के साथ। मेरे मित्र का पापा भी चटकल मिल में काम करते थे और मेरा मित्र, जिसका नाम है प्रमोद, वो भी उसी मिल में अपने पापा के साथ काम करता था। और उसने मुझसे वादा किया था कि सुरेश, तुझे भी हम उसी मिल में काम लगवा देंगे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। कोलकाता तो मैं पहुंच गया था, लेकिन मेरे मित्र और मेरे पिता ने, प्रमोद जी के पिता ने बहुत कोशिश किया कि मुझे उस चटकल में काम लगवा दे, चटकल मिल में। लेकिन मेहनत सब बेकार गई, बात बन नहीं पा रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। एक तो हमारा परिवार गरीबी में जी रहा था और एक उम्मीद थी कि प्रमोद बिल्कुल मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन जितना हो सकता था वो मेरे लिए अब कर तो रहा था। लेकिन अब शायद मेरे भाग्य में नहीं था उस चटकल मिल की नौकरी। आखिरकार उनके घर पर मैं रोज बाट देखता कि आज प्रमोद कोई अच्छी खबर लेके आएगा, उनके पिता कोई अच्छी खबर के लिए लेके आएंगे। लेकिन जब शाम को वो लगाते ना, दिन भर के मेहनत करके, तो मैं उनका चेहरा देख करके अब अनुमान लगा लेता था कि नहीं, कोई बात नहीं बनी। अगर कोई बात बनी होती तो उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर होती। अब मुझे तब तक 1 महीना बीत चुका था। अब मैं भी अब तंग आ चुका था। मैं किसी पर बोझ बना हुआ था। दाना पानी, खाना पानी सब किसी के साथ मैं शेयर कर रहा था। किसी के दिए हुए खाने को मैं खा रहा था। अब मैं अब ये अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये गांव नहीं है ना, ये तो शहर है। यहाँ पर लोग अपना मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और उनकी भाड़े की घर था, कोई अपना घर तो था नहीं। अब मुझे एक बड़ा शर्म लगने लगा कि मैं आ करके उन पर बोझ बन गया। मुझे खुद अब हाथ पैर चलाना चाहिए। आखिरकार मैं रोड पर घूमते घूमते कोई काम मिल नहीं रहा था। जहां जाता सब मना कर देते कि नहीं, कोई काम नहीं है। अब मैं उनसे कहता कि आप कुछ भी करवा लो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेहनत मजदूरी झाड़ू भी लगा दूंगा। लेकिन मैं अनजान था। अब अनजान लोगों को कोई काम भला कैसे देता है। और मैं उसी रोड पर हाईवे के पास अब मैं चलता जा रहा था। आखिरकार एक लकड़ी का आरा मिल मुझे दिखाई दिया। वहाँ पर धड़ाधड़ लकड़ी काटने का काम चल रहा था। मजदूर भी लगे हुए थे, लकड़ी इधर से उधर कर रहे थे। अब मैं देखा ना, तो मुझे अब लगने लगा कि इस जगह पर मेरी काम अब हो जाएगा। इस जगह पर मुझे कम से कम मजदूरी का काम तो मिल ही जाएगा। इसके बाद अंदर गया। अब जो वहाँ के हेड थे, अब मैं उनसे मिला। तब वो कहने लगे, हाँ काम तो है, लेकिन देखो दोस्त, बुरा मत मानना, हम अनजान लोगों को नौकरी नहीं देते। अगर तुम्हारा इस शहर में कोई जान पहचान है तो उसको लेके आओ, अब फिर तुम्हारी नौकरी समझो पक्की हो जाएगी। मैं बड़ा खुश हो गया कि चलो, अब तो नौकरी मुझे मिली गई। बस प्रमोद भाई को लेके आऊंगा, इसके बाद मैं अपनी नौकरी पर लग जाऊंगा। और वही हुआ। जब मैं घर पर गया, शाम हो चुका था।
प्रमोद भाई भी आ चुके थे, उनके पिता भी आ चुके थे। हाँ, मैं बड़ा खुश था। मैं खुद नौकरी को तलाश कर लिया था। चलो छोटा मोटा ही नौकरी सही, कम से कम इस शहर में अब पहली नौकरी तो मुझे मिल ही चुकी थी। मैं अपने दोस्त को अब बताया कि दोस्त, मैं नौकरी ढूंढ आया हूँ, बस तुम्हें ये काम करना है कि अपनी पहचान वहाँ पर जाके बतानी है कि मेरे को अब जान पहचान है, एक तरह से आइडेंटिटी वेरीफाई करना है। अब बस हमारा काम अब शुरू हो जाएगा। प्रमोद भी बड़ा खुश हुआ और उसके पिता भी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, हम दोनों लोग अब 2 दिन के बाद हमारी छुट्टी है। अब इसके बाद हम दोनों लोग चलेंगे उस आरा मिल पर, और तुम्हें जरूर अब एक तरह से नौकरी पक्का हो जाएगा। घबराओ मत, बस 2 दिन तुम किसी तरह से काट लो। अभी हमारे पास में वक्त नहीं है, इसलिए हम जा नहीं सकते थे। खैर रात का टाइम भी जा सकते थे, 8 बजे 9 बजे तक आरा मिल चलता था, लेकिन जो उसके हेड थे ना, जो इंचार्ज थे, वो 5 बजे के बाद चले जाते थे और सुबह 9 बजे आते थे। 9 से 5 के बीच में अगर वो लोग चलते तो मेरा काम हो जाता था, लेकिन वो अब अपना ड्यूटी भी तो करना था। 6 बजे तो वो लोग फैक्ट्री से छूट के आते थे, तो 5 बजे कैसे उस जगह पहुंच गए। खैर कोई बड़ी बात नहीं हुई, हम 2 दिन तक इंतज़ार करते रहे और आखिरकार वो टाइम भी आ गया जब प्रमोद और उनके पिता को लेकर के मैं उस आरा मिल पर गया। उस इंचार्ज से मिलवाया, उन्होंने अपना पहचान पत्र सब कुछ दिखाया कि देखिए ये हमारे गांव का ही लड़का है, घबराइए मत। सब कुछ अपना डिटेल अब एक तरह से रजिस्टर में लिखवा दिया था। और इसके बाद जो इंचार्ज था कहने लगा, बस लग जाओ काम पर, आज से ही काम तुम्हारा शुरू हो गया। लेकिन ठहरो, जब वो ठहरो बोला ना, तो मेरे दिल में कई तरह का सवाल घूमने लगा। अब क्या हुआ, और कोई कमी रहेगी क्या? और तब वो कहने लगा कि इतना दूर से तुम रोज आओगे जाओगे, जहाँ अब ये पता ठिकाना है तो बहुत दूर है। मैं कहने लगा जी मैं मैनेज कर लूँगा, दूर तो है। तब वो कहने लगा, भाई ऐसा करो, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह जाते हो, हमारे पास यहाँ कमरे भी हैं और तुम अपना आराम से रह सकते हो। खाना बनाने का लकड़ी है, यहाँ पर चूल्हा जला सकते हो, सूखी लकड़ियाँ हैं और बर्तन भी है, रोटी तो बना ही सकते हो ना। मैंने बोला हाँ जी मुझे बनाना आता है। तो चलो आज से तो नहीं, लेकिन अपना सामान वामान ले आना, और कल से तुम अपना डेरा यहीं डाल दो, नौकरी तुम्हारी पक्की। मैं बड़ा खुश हो गया, चलो अब रहने का भी व्यवस्था हो गया और हमें पैदल इतना दूर चलना भी नहीं पड़ेगा। काफ़ी दूर था, मुझे कुछ और साधन पकड़ के वहाँ जाना पड़ता था और इसके बाद कुछ पैदल भी चलना पड़ता, थकान में भर जाता था। चलो वो समस्या भी अब ख़त्म हो चुकी थी। मैं अब वहाँ पर अपना थैला वाला लेकर के अगले दिन में आ चुका था। अब प्रमोद भाई जो थे ना, कहने लगे कि सुरेश घबराना नहीं, मैं छुट्टी के दिन आया करूँगा और हम एक साथ शाम को अब इधर उधर घूमेंगे, तुम चिंता मत करो, अब हम जरूर तुमसे मिलेंगे जब हमारी छुट्टी होगी। एक तरह से मुझे दिलासा दे करके अब वो चले गए थे। हाँ, छुट्टी के दिन शाम के टाइम करीब 8 बजे के आसपास आते थे। खैर मेरी तो छुट्टी होती थी अब 7 बजे, कभी 7:30 बजे। अब मैं बता भी दिया था कि 8 बजे से पहले मेरी छुट्टी नहीं होती। और इसके बाद हम दोनों लोग अब थोड़ा आजू बाजू में घूमते थे, दुख सुख अपना बात करते थे आपस में, और इस तरह हमारा जीवन चल रहा था। अब क्या हुआ कि मैं कम से कम 4 महीना वहाँ तो नौकरी कर रहा था, रहना वहीं पर। 8 बजे के पास जो भी मिस्त्री होते थे, जो भी लेबर होते थे, और अपने अपने घर की तरफ चले जाते थे। अब इंचार्ज जो था ना, अब मुझ पर बहुत विश्वास करता था, और तभी तो मुझे अब वहाँ रहने के लिए कमरा दे दिया था। सब कुछ खुला सामान था, लेकिन ऐसे कोई सामान नहीं था जो अब कोई जल्दी से लेकर के चला जाए। चोरी चकारी का डर, बड़े बड़े लठ, पेड़, और हाँ कटाई होती थी लकड़ी, अब वो यही सब सामान था वहाँ पर। अब बड़ी मशीनें चिराई की लगी हुई थी लकड़ी की, अब कौन भला चोरी करके ले जाएगा। मुझे अब एक तरह से वहाँ चौकीदारी नहीं करना था। मैं अब मिस्त्री वगैरह जाने के बाद, लेबर जाने के बाद, मैं गेट को अंदर से सिटिकनी लगा देता था, वो ताला वाला गेट भी नहीं था। इसके बाद निश्चित अपना अब कमरे के पास आता था,
उसी लकड़ी से, सूखी लकड़ी से अब ईंट पर रख करके मैं चूल्हा जला करके रोटी सब्जी बनाता, खाता और फिर मज़े से सो जाता था। अगले दिन मेरी 8 बजे फिर नौकरी शुरू हो जाती थी। नहा धो करके अब मैं खाना वाना खा करके तैयार हो जाता था। कड़ी मेहनत करता था। आज जो इंचार्ज थे ना, अब मेरी मेहनत से बड़े खुश हुए, तारीफ भी करते थे कि सुरेश तुम बहुत मेहनती हो, एक दिन देखना तुम बहुत आगे बढ़ोगे। अब एक तरह से वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। खैर 5 महीना 6 महीना बीत गया था। मैं दिन रात मेहनत करता था, मेहनत से पीछे नहीं हटता था। आज जो मेरा साथी प्रमोद थे ना, वो एक तरह से जब उनके पास छुट्टी होती थी तो शाम के टाइम 8 बजे 7 बजे के आसपास आ जाते थे और मैं और प्रमोद दूर शहर की तरफ निकल जाते थे। आसपास की जगह घूम फिर करके और फिर हम लौट आते थे। हाँ, बाहर से ताला लगाने का कुंडी था जिसमें हम ताला मार देते थे, चाबी अपने पास में रखता था, लेकिन अंदर से कुंडी लगाने का उसमें ऑप्शन ही नहीं था। मैं इंचार्ज साहब से बोला भी था कि साहब इसमें अंदर से ताला बंद नहीं हो पाता, कम से कम इसका कुंडी तो लगवा दो। तब वहाँ से कहने लगे, अरे प्रमोद, अरे सुरेश, तुम हो ना तो हमें क्या टेंशन है, लगवा देंगे, याद दिलाना। लेकिन मैं भी भूल जाता था और वो तो भुलक्कड़ थे ही। खैर 6 महीना बीत चुका था, मेरी गाड़ी बड़ी मजे से चल रही थी, पैसा जो कमा रहा था अब मैं सुरेश को देता, प्रमोद को देता था। अब प्रमोद जब अपना गांव को जाता था तो हमारे घर में पैसा पहुंच जाता था। अब एक तरह से हमारा जो कई मित्र थे अब आसपास में काम करते थे, कोई ना कोई अपने घर जाता रहता था, तो इसकी हमें टेंशन नहीं थी। पैसा वक्त पर मेरे गांव में, मेरे परिवार में मिल जाता था। अब सिलसिला हुआ था उस चीज़ का जो अब मैं कहानी में आगे बताने वाला। अब जो था ना, एक तरह से सर्दियों का अब मौसम आ चुका था। अब इतना सर्दी तो नहीं थी, लेकिन थी शाम के टाइम में अब थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगी थी। मैं रात के टाइम का अब खाना बना रहा था, चूल्हा जल रहा था, रोटी मैं बना रहा था, सब्जी बना चुका था, और अचानक मेरे पास में कुछ आवाज आने लगी, जैसे मेरे आसपास में कोई चल रहा हो, गोल गोल घूम रहा, चूल्हे के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। लेकिन मैं हैरान था। मैं भूत प्रेत पर यकीन अब करता नहीं था उस टाइम में। हाँ, सुना था, किस्से कहानियां मैं बहुत सुना था, लेकिन मैं जानता था कि ऐसी कोई चीज़ शक्ति होती नहीं है। लोग बाग खाम खा डर जाते हैं। अब मैं भूत प्रेत से कभी डरा नहीं था। मैं गांव का रहने वाला, रात बिरात में खेतों में चला जाया करता था, जबकि मेरे परिवार के लोग मना करते थे कि सुरेश रात के टाइम थोड़ा संभल के जाया करो, खेतों में अकेले मत जाया करो। लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करता था, और आज तक मेरे साथ में कोई भूतों से आमना सामना नहीं हुआ था। और तब मैंने मान लिया था कि ये सब कहने की बातें, भूत प्रेत कहाँ होते। अगर होते तो मैं अंधेरे खेतों में जाता हूँ रखवाली करने के लिए, तो मेरे से कम टकरा तो जाते, मिल तो जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यही मेरे पास में एक हिम्मत थी, और मैं उस आरा मशीन में इतनी बड़ी जो थी, और वहाँ पर मैं अकेले रहता था, मुझे डर लगता ही नहीं था। लेकिन उस रात जब मैं खाना बना रहा था ना, अब मेरे चूल्हे के आसपास में जैसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे मेरे आसपास में कोई चल रहा हो। मैं कई बार देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। अब मैं सोचा कि मेरा कान बज रहा है, हवा अब तेज चल रही होगी, ऐसी वजह से मुझे ये सब सुनाई दे रहा है। आखिरकार खाना बन चुका था, चूल्हे की आग ठंडी हो चुकी थी, और मैं चूल्हे के पास ही अब बैठ कर के भोजन निकाल चुका था, अब भोजन करने वाला था। तभी मुझे लगा कि मेरे सर को कोई छुआ हो, टच किया हो। मैं थोड़ा सा परेशान जरूर हो गया था। जब मुझे कोई छुआ ना, तो पक्का मुझे यकीन हो गया था कोई मुझे इंसानी हाथ ने टच किया है। मैं पलट करके देखा, तब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। पहली बार मेरे मन में थोड़ा डर पैदा हुआ था उसी रात को। ये क्या, मेरे सर के बालों को किसने छुआ? एकदम क्लियर महसूस हुआ था जैसे कोई हाथ लगाया हो, एक पल के लिए। और वो कदमों की आवाज़ जो मेरे
चूल्हे के आसपास अब सुनाई दे रही थी, जिसे कोई गोल गोल घूम रहा है। अब वो शांत हो चुका था, वो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। अचानक जब ये मुझे एहसास हुआ ना कि मेरे कोई बालों को छुआ है, अब मैं अपना खाना जो मैं थाली में निकाल रखा था और उसको लेके अपने कमरे में चला गया। डर एक पैदा हो चुका था शरीर में, लेकिन अभी भी मैंने किसी को देखा नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर जा करके अब भोजन करने लगा था। दिन भर का अब मेहनत किया हुआ था, भूख लगी हुई थी और जल्दी जल्दी भोजन कर रहा था। दरवाज़ा को मैंने बंद कर रखा था, खिड़की थोड़ी सी खुली थी और तभी जो थोड़ी सी खिड़की खुली थी ना, जैसे किसी ने हाथ डाल करके उस खिड़की को और खोल दिया। एक आवाज़ आई खिड़की खोलने की, चर्र से आवाज़ आई और तब मेरा ध्यान खिड़की पर गया। तब तक मैं भोजन कर चुका था। जैसे ही आवाज़ आई ना, मुझे एहसास हुआ कि कोई खिड़की पर था, लेकिन मुझे अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरा दिमाग कर रहा था कि हाँ, बाहर में कोई है। ये खिड़की कैसे खुल गई? फिर दूसरा मन कह रहा था कि नहीं, अरे हवा चल रही बाहर में तेज तेज, शायद इसी का असर होगा। मैं अब एक तरह से दुविधा में पड़ा हुआ था। डर भी लग रहा था और जो मेरा मन था ना, वो कह रहा था कि अरे डरने वाली बात क्या है, तुम्हें कोई नजर तो आया नहीं, तो तुम खाम खा डर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जूठी थाली बर्तन जो भी था लेकर के अब पास वाली जहाँ पानी का स्टॉक था, टंकी थी, और वहाँ पर आ गया था। अब मैं एक तरह से बर्तन को साफ कर रहा था और तभी मुझे दूसरी बार किसी ने पीछे से टच किया था मेरे सर को। इस बार तो और ज़्यादा एहसास हुआ था। सही मायने में मुझे और डर लग गया। जल्दी जल्दी बर्तन साफ करके मैं अपने कमरे के अंदर आ चुका था। दरवाज़ा बंद कर दिया। जो खिड़की खुली थी और वो भी मैंने एक तरह से बिठा दिया, उसमें सिटकनी नहीं थी। अब मैं सही मायने में सोच विचार कर रहा था कि ये जो मेरे साथ में हो रहा है, क्या ये भूत प्रेत का चक्कर है? ऐसे ही भूत प्रेत होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं? क्या ये सब भूत प्रेत ही क्या है ये? मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और तभी दरवाजे पर ठक 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 दस्तक होने लगी, जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मेरी तो हालत खराब हो चुकी थी। डर गया था। पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ था कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो सकता है? दरवाज़ा अब एक तरह से बंद था अंदर से। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर देखूं कि कौन दस्तक दे रहा है। क्या कोई अब हमारे मालिकों की तरफ से कोई नहीं आया? इंचार्ज की तरफ से तो कोई नहीं आया। अब कई बार ऐसा विजिट होता था। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि कहीं हमारे मालिक की तरफ से कोई आया हो, मुंशी वगैरह, कुछ चेकिंग करने के लिए, कुछ पता लगाने के लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा खोलने की। फिर वो दस्तक एक तरह से तेज तेज होने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। अब मैं डरे हुए अंदाज में चिल्ला के पूछा, कौन 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 बाहर है? कौन बाहर है? फिर वो ठक ठक बंद हो चुकी थी। लेकिन मेरी दिल की धड़कन थी ना, बहुत बढ़ चुकी थी। मुझे एकदम अजीब लग रहा था। डर का जो कहा जाता है ना चरम सीमा, मैं उस चरम सीमा पर पहुंच गया था। जरा सी कोई आहट होती थी ना कमरे के अंदर में भी, तो मुझे लगता था कि बस भूत आके खड़ा हो गया, अब मुझे छोड़ेगा नहीं। पहली बार भूत प्रेत को मैं एक तरह से अब समझ करके मैं डर चुका था। मैं अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। दिल की धड़कन चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। एक तरह से पूरा शरीर पसीने से लथपथ हुआ था। ऐसा डर के एहसास मुझे कभी नहीं हुआ था। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। धड़ 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 कोई दरवाजे को पीट रहा था। मेरी तो हालत और बिगड़ती चली जा रही थी। मुझे लगा कि अब मेरा क्या होगा। मैं किसी अब डर से, जो भी डर था, मैं उसको महसूस कर रहा था। वो डर मेरे दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है। अब मैं अपने आप को एक तरह से अब साहस जुटाने का काम कर रहा था। अब फिर मैं साहस जुटा के थोड़ा सा आवाज़ निकाला, कौन है दरवाजे पर? कौन है? क्या काम है इस टाइम में? सुबह में आना।
अभी मेरे पास में अब फुर्सत नहीं है, जाओ आप। तभी एक बूढ़े की आवाज आई, बेटा बेटा, थोड़ा दरवाजा खोल दो, मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं बीमार हूं, थका हुआ हूं, इतना तो मेरी मदद कर दो। जब मैं बूढ़े व्यक्ति का आवाज सुना ना, तब मेरा डर थोड़ा कम हुआ। अब कहने लगा कि चाचा, आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो मैंने भेड़ रखा था, मेन गेट का। अब वो जो भी था बाहर में, अब एक तरह से कहने लगा, बेटा ये दरवाजा तो खोल दो, अंदर तो आने दो, मैं बीमार हूँ, बूढ़ा हूँ बेटा, ज़्यादा देर तक मैं खड़ा नहीं रह सकता, इतना तो कर दो, मेहरबानी कर दो मेरे ऊपर में। मुझे लगा कि जरूर कोई बूढ़ा बीमार व्यक्ति बाहर खड़ा है। हाँ, मैं ऐसे लोगों को तो काफ़ी इज्जत करता था, मदद करता था। हाँ, मैं बिल्कुल देर नहीं किया, दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन ये क्या, सामने तो कोई था ही नहीं। मैं दाएं देख रहा हूँ, बाएं देख रहा हूँ, और सामने तो दूर दूर तक नजर आ रहा है। आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति गया कहाँ पर? फिर दोबारा वही हाल मेरे साथ में हो चुका था। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, शरीर से पसीने निकलने शुरू हो चुके थे। हाँ, तभी फिर मेरे कोई बालों को, सर को टच किया। अब पीछे से आवाज आई कि बेटा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, लेकिन तुम डरना मत बेटा। वाकई में वो पल मैं आज तक भूल नहीं पाता। वो डर का एहसास मैं बिल्कुल भूल नहीं सकता, जो मैंने उस डर का एहसास को किया था। और जैसे ही मैं मुड़ करके अब पीछे देखता हूं, तब भी कोई नहीं है। आवाज किसकी थी? वो बूढ़ा आदमी मेरे पीछे ही मेरे सर को टच किया था, और तब वो बोला था। अब एक तरह से मैं भागने को था दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर, और तभी वो दरवाजा जो खुला हुआ था, दोनों पट, वो बंद हो चुका था, जैसे कोई खींच करके अब उसमें सांकल लगा दिया हो। दरवाजा बंद हो चुका था। मेरी हालत खराब। मुझे लगा कि बस मैं भूतों के चंगुल में आ चुका हूं, अब मुझे भागना चाहिए, मुझे रोड की तरफ निकलना चाहिए और कोई मदद का गुहार करना चाहिए। अब रोड तो चलता था, रात भर थोड़ा बहुत जरूर चलता था। अब मैं वही सोच रहा था, और तभी फिर मेरे सामने से आवाज आई कि बेटा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब तुम बिल्कुल मेरे से डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने आऊं। वाकई में मैं और डर चुका था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है बूढ़ा? जो आवाज़ तो सुनाई पड़ रही है, मुझे छू रहा है, तब भी एहसास हो रहा है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। अब मुझे तो लग रहा था कि बस यहाँ से भाग लो, जो होगा देखा जाएगा, जान बची तो लाखों पाएंगे, नौकरी कहीं और मिल जाएगी, लेकिन इस जगह पर अब मुझे रुकना नहीं है। और जैसे ही मैं भागने का प्लान बनाया, तभी बूढ़ा एकदम साफ नजर आने लगा। पहले तो धुंधला, अब फिर एकदम साफ साफ नजर आ रहा था। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, सफ़ेद कपड़े पहने हुए मेरे सामने साक्षात खड़ा था। और कहने लगा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। एक ज़रूरत है, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ बेटा। अब मेरी हालत और ख़राब हो चुकी थी। पहले तो ये दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है। ये जरूर भूत है, प्रेत है, मुझे मार डालेगा। लेकिन वो बार बार कह रहा था कि ना, डरने की जरूरत नहीं है। और तब मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ये जरूर झूठ बोल रहा है, मुझे अपनी जाल में फंसा रहा है, मुझे मार देगा, मुझे ऐसा ही लग रहा था। लेकिन वो मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा, अरे नौजवान, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। मैं तो समझा था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम तो खुद डर गए हो, आगे क्या करोगे? एक तरह से बूढ़ा, उसकी आंखों में आंसू निकल रहा था। जमीन पर बैठ गया। अब बूढ़े की स्थिति देख करके मैं और सहम गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त में कि मैं उस बूढ़े से क्या बोलूं। ये तो मेरे से मदद मांगने आया,
और जब ये खुद भूत है, खुद एक शक्ति है, ये मैं कैसा इसका मदद कर सकता हूँ? मेरा जो डर था ना, अब थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन बदन कांप रहा था। मैं कहने लगा, मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ? आप तो जरूर भूत हो, आप में वो शक्ति है, जो चाहे कर सकते हो। आप अभी मेरे सामने प्रकट हुए, मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा फिर जमीन से उठ गया था और कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हें लगातार 3 महीनों से देख रहा हूँ, तुम्हारे आसपास में चक्कर काट रहा हूँ। मैं उचित मौके का तलाश में था कि तुमसे अब अकेले में बात किया जाए। और देखो बेटा, तुम ना मत करना। वाकई वो डरावना पल मैं भूलता नहीं हूँ, जो वो बात बूढ़े ने मेरे साथ में कर रहा था। मैं उसकी तरफ देख तो रहा था, लेकिन बदन मेरा डर के मारे कांप रहा था कि ना जाने कब बूढ़ा का दिमाग फिर जाए और मुझ पर हमला कर दे, मेरे साथ में कुछ गलत हो जाए। और इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन बूढ़ा कह रहा था कि नहीं बेटा, मैं ऐसा भूत प्रेत नहीं हूँ जो लोगों को तंग करते हैं, लोगों का नुकसान पहुँचाते हैं। मैं उस श्रेणी में आता ही नहीं हूँ। मैं एक, कहा जाए ना तो पाक साफ भूत हूँ। मैं किसी को तकलीफ देता नहीं। मैं खुद अभी तकलीफ में हूँ बेटा, और तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही हो जो ये काम कर सकते हो। हाँ, मैं तो बहुत मुसीबत में घिरा हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या बोलूँ, लेकिन मैं सब बातें सुन रहा था। अब बूढ़ा कह रहा था, बेटा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम गरीबी में जूझ रहे हो, इस जगह पर कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें उतना पैसा मिल नहीं पाता। अब बूढ़ा अब बोल रहा था, मैं सुनते जा रहा था। कह रहा था, बेटा, अगर ये मेरा काम कर दोगे ना, तो वाकई मैं चाहूँगा कि तुम अच्छे खासे अब पैसा कमा सको, कुछ अमीर की तरफ अब जा सके। अब कहा जाए कि अब तुम्हें गरीबी में जीना ना पड़े। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो मेरे पास में पैसे भी हैं, धन भी है, और मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये काम तुम्हें जब कर लोगे तब। वो मुझे लालच दे रहा था, हिम्मत दे रहा था कि डरो मत, डरो मत। अब मैं वाकई में, मेरा अब डर था ना, बिल्कुल आधा हो चुका था। लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन कैसे करूं, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बार बार मुझे यकीन दिला रहा था कि बेटा, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा कोई अब खराब भूत नहीं हूँ, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, कोई प्रेत नहीं हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँगा। मैं एक तरह से पाक साफ रहने वाला भूत हूँ। हाँ, मैं खुद अभी मुसीबत में पड़ा हुआ। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, कहने लगा कि ठीक है चाचा, आप बताइए मुझे करना क्या होगा, आपकी मुसीबत से मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तब वो बूढ़ा कहने लगा कि देखो बेटा, मैं अब तुम्हें एक एक बात बता रहा हूँ, अपनी ध्यान से सुनना। मैं अपनी बेटी के साथ इसी रोड से जा रहा था टैक्सी में। रात का पहर था और अचानक टैक्सी अपना बैलेंस खो बैठी थी। तेज चला रहा था, एक पेड़ से अब एक तरह से टक्कर हो चुकी थी। इसके बाद हम दोनों को मौत हो चुका था, मेरी बेटी का भी और मेरा भी। अब हम दोनों एक तरह से आत्मा बन चुके थे। हमें तो एहसास भी नहीं हुआ था कि हम मर चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें ज़रूर एहसास हुआ। हम अपना घर भी जा रहे थे, इधर घर जाने की कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि हम कौन से रास्ते से जाएं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम बड़ा दोनों को दोनों बेचैन थे, कब ऐसे स्थान के तलाश में थे जहाँ पर हम रह सकें। हमें अपनी घर की याद आ रही थी, अपने परिवार की याद आ रही थी, लेकिन हम पहुँच नहीं सकते थे। आखिरकार कुछ ही देर के बाद एक बाग है, वहाँ पर एक कुआं भी है, सूखा कुआं। हमें वो बाग सही लगा, तब हम उस पेड़ के पास में जा कर के बैठ गए थे। अब एक तरह से हम अब रात दिन कहा जाए हम वहीं रहते थे और समय हमारा निकलता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद हमें एहसास हुआ कि हम दोनों मर चुके हैं। उस कुएं में एक प्रेत रहता था, काला प्रेत। जब उसने हम दोनों को देखा ना, तो हमारी बेटी जवान थी और सुंदर भी थी। अब हमारी बेटी पर उसका दिल आ चुका था और वो हमसे मेरी बेटी को छीन लिया।
मैं रोकता रह गया, लेकिन हम पर वो रहम नहीं किया। हमारी बेटी को, आत्मा को दबोच दिया था और उसी कुएं के अंदर अब ले जा के छिप गया था। अब मैं बहुत उससे विनती किया, कुएं में रोया, चिल्लाया, लेकिन वो बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं देता था। आखिरकार एक रात वो बाहर निकला और हमें धक्का दिया कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी मैं कब्जा कर लूँगा और तुम भी अपनी बेटी के साथ इसी कुएं में रह जाओगे। भाग जाओ, भाग जाओ। आखिरकार हम उस जगह से अब भाग करके इधर उधर भटकने लगे। इस साल, बहुत साल की बात है ये। और आखिरकार हम भटकते भटकते मैं कोई ना कोई प्रयत्न करता था कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। मैं लोगों के पास जाता था, छूने का कोशिश करता था, लेकिन मैं उनको छू नहीं पाता था। मदद तो दूर की बात है, मैं उनके कान के पास जाके बोलता था, वो मेरी आवाज़ को सुनते नहीं थे। और इस तरह बहुत टाइम बीतता चला गया। आखिरकार तुम उस कारखाने में आ चुके थे। आज जब मैंने तुम्हें देखा ना, तो मुझे यकीन हो चुका था कि तुम मेरी बात को सुन भी पाओगे और हमें देख भी पाओगे और तुम मेरी मदद कर पाओगे। और इसके बाद मैं 3 महीना तक तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारे आसपास में मंडराता रहा और कई बार मैं तुम्हें टच भी किया। और तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, इस लड़के को मैं टच कर रहा हूँ, ये मेरी काम का लड़का है, इससे मेरी मदद मिल सकती है। मैं अपनी बेटी को उस प्रेतात्मा से, प्रेत से छुड़वा सकता हूँ, काले प्रेत से। और इसके बाद 3 महीना तक मैं तुम्हें जांचने परखने का सब कुछ किया। और तुम वही लड़का हो आज जो तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्या करोगे मेरी मदद? मेरी बिटिया का उस काले प्रेत से छुड़वा के ला सकते हो। और इसके बाद अगर आ गई ना, तो हम लोग इस जगह से कहीं और चले जाएंगे, ताकि वो प्रेत मेरी बेटी को बिल्कुल पकड़ ना सके। और इसके बाद बूढ़ा रोने लगा था। अब मैं सब कुछ खेल समझ चुका था। अब उसकी कहानी पर मुझे तरस भी आ रही थी, दया भी आ रही थी कि ये बूढ़ा इंसान अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रहा है। ज़रूर हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए तड़पता ही है, और ख़ास करके मरने के बाद भी अब ये आत्मा बन चुके थे और तभी इनके साथ में अब बुरा हो रहा है। मैं कहने लगा कि चाचा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मेरे में कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं, ना मैं कोई तंत्र मंत्र का जानकार हूँ। मैं तो एक सीधा साधा लड़का हूँ, आइए आपका मदद कैसे कर सकता हूँ? अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, कहने लगा कि बेटा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम चाहो ना, तुम ठान लो तो मेरी बेटी उस कुएं से आज़ाद हो सकती है। अब इसके बाद हमारे उस बूढ़े, अब जो चाचा थे, उनसे मेरी अब एक तरह से बातचीत होने लगी थी। और वो बात हमारी घंटों घंटों चलती थी। वो मुझे तरह तरह का तरकीब बताते थे, लेकिन वो तरकीब मैं जानता था कि अगर मैं उस कुएं के पास में गया तो वो काला प्रेत मुझे ही मार देगा। अब मैं डरता था कि अब उस कुएं के पास तो मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन वो बूढ़े चाचा जो थे ना, हिम्मत नहीं हारे थे। हर रोज़ रात को हमारे पास में आते और नई नई कुछ तरकीब सुझाते थे कि बेटा, तुम ऐसे करोगे ना तो वो प्रेत तुम्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन मैं जानता था प्रेत तो प्रेत ही होता है। मुझे यकीन नहीं था चाचा की बातों में। अब कुछ सूझ नहीं रहा था। अब इसके बाद जो चाचा थे ना, कई दिनों के लिए गायब हो चुके थे। अब वो मेरे पास में नहीं आ रहे थे। अब मैं उनकी चिंता में डूबा हुआ था कि आखिर चाचा क्यों नहीं आ रहे, कहीं दूर चले गए हैं क्या? वो काला प्रेत उनको भी पकड़ लिया है क्या? बाप बेटी दोनों उसके चंगुल में आ गए हैं। एक तरह से मुझे अब डर भी लग रहा था और उन दोनों पर एक तरह से दया भी आ रही थी। लेकिन मैं मदद कैसे करूं? मैं शैतान प्रेत से कैसे लड़ सकता हूं, जबकि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, ना कोई ओझा हूं, ना मेरे पास में कोई सुपर पावर है। तो मैं कैसे लड़ूंगा? उस आत्मा को मैं कैसे छुड़ाऊंगा? ये समस्या मेरे लिए बनी हुई थी। आखिरकार 3 रात के बाद चाचा मेरे कमरे में आ चुके थे। जब मैंने चाचा से पूछा, चाचा आप 3 दिन तक कहाँ थे? तब कहने लगे चाचा कि मैं अब कोई जुगाड़ में गया हुआ था बेटा। मैं एक तांत्रिक को मिल के आया हूँ, देख के आया हूँ, और वो तांत्रिक मेरी
अब एक तरह से बिटिया को छुड़ा सकता है, लेकिन मैं उसको बोल नहीं सकता, मैं उसको पास में नहीं जा सकता। ये काम तुम्हें करना पड़ेगा बेटा। मैं पूछा कि ठीक है, तांत्रिक कहाँ रहता है? तब वो जगह के बारे में बताए। कहने लगे बेटा, अब पैसे कौड़ी का चिंता मत करो, हमारे पास में जितना पैसा कौड़ी है और मैं तुमको दे दूंगा। बस किसी तरह से उस तांत्रिक को मनाओ और उसको इस कुएं के पास में लेके आओ जहाँ वो शैतान प्रेत मेरी बेटी को, आत्मा को कब्जा कर रखा है। तांत्रिक को सब कुछ बता दो, जो भी मैंने बताया सच्ची कहानी को वो बता दो। अब माने या ना माने उसके ऊपर में है, लेकिन तुम पैसे के लालच दो, पैसे के आगे जरूर वो काम करेगा। वैसा ही तांत्रिक है, कुछ लालची मुझे लग रहा है। लोग बाग उसके पास में आते हैं और मैंने देखा उसको पैसे लेते हुए। हाँ, उसमें वो शक्ति है कि उस प्रेत से लड़ सकता है और मेरी बिटिया को आज़ाद कर सकता है। तो क्या ये तुम काम को कर पाओगे? मैं बोला हाँ चाचा, ये काम तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। अब इसके बाद जो चाचा थे अब कहने लगे बेटा बस रात भर रुको, अब मैं सुबह होने से पहले आ जाऊँगा। अब मैं तुम्हें पैसा दे दूँगा, बिना पैसा का तुम्हारा काम चलेगा नहीं। वाकई में मैं सोच में पड़ा रहा रात भर। कब मेरे बिस्तर पर अब वो पैसा रख के चले गए थे मुझे एहसास भी नहीं था। मैं तो नींद में था। जब मेरी सुबह में आँख खुली ना, तब मेरे पास में अब कुछ लिफाफा पड़ा हुआ था और मटमैला लिफाफे के अंदर में अब रुपये भरे हुए थे। अब मैं रुपया देख करके समझ चुका था कि ये चाचा का अब एक तरह से काम है। चाचा ही ना जाने कब पैसा रख के चले गए हैं और जगह तो बता ही दिए थे जहाँ पर वो तांत्रिक रहता था। अब समस्या था कि मैं अब अपने मिल से छुट्टी कैसे लूँ, क्या बताऊँ। अब सुबह हो चुकी थी, पैसा मैं अपने अंटे में रख चुका था संभाल करके। जब इंचार्ज आ गए, काम तो हमारा शुरू हो चुका था, मजदूर मिस्त्री सब आकर अपना अपना काम करने लगे थे, मिल चल रहा था, मैं ही मजदूरी कर रहा था। अब फिर जब इंचार्ज आ गए ना, तब मैं उनसे बोला कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की। कहने लगे कि सुरेश कहाँ जाओगे तुम? मैं कहने लगा कि देखिए सर, अब कोई मेरे जानने वाले हैं और उन्होंने अब एक तरह से मुझे बुलाया है, उनकी खबर आई है और वो बीमार है, मैं उनको देखने के लिए जाना है। झूठ सांच बोल करके मैं एक तरह से 2 दिन के लिए छुट्टी ले लिया था। इसके बाद मैं रुका नहीं, जो तांत्रिक का ठिकाना था और मैं वहाँ तक पहुँच गया था। तांत्रिक के पास में भीड़ लगी थी, एक निकलता था दूसरा अब तैयार खड़ा रहता था। आखिरकार मेरा 8वां नंबर था। 8वें नंबर पर मैं गया। अब वाकई में वो बिना पैसे के काम नहीं करता था, जरूर कुछ ना कुछ वो खर्चा बताता था कि ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, इसमें इतना खर्च लगेगा, काम तुम्हारा हो जाएगा। अब लोग बाग आते थे तो उसके अंदर में शक्ति तो थी ही, जरूर उनकी समस्या का समाधान करता होगा। अब मैं जब गया ना, तब तांत्रिक के अलावा अब कोई नहीं था। तांत्रिक कहने लगा कि तुम्हारे पास तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हारे को रिश्तेदार का कुछ बुरा हुआ है? मैंने बोला जी ऐसा ही आप समझ लो। कहने लगा बताओ रिश्तेदार कहाँ है तुम्हारा? मैं कहने लगा देखो वो आएंगे नहीं। इसके बाद मैंने जो चाचा की कहानी थी आज सब बताने लगा। मेरी कहानी जो मैंने बताया और वो सुन करके जो तांत्रिक था ना, उसकी आंखें फैल गई थी। कहने लगा बड़ा दुख भरी कहानी है भाई, लेकिन तुम बता रहे हो ना वो तो शक्तिशाली प्रेत है, इसके लिए हमें तो अब धन बल की जरूरत पड़ेगी, मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तभी मैं उसके पास जा कर के अब उसकी बिटिया को छुड़ा सकता हूँ। इसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा। तब मैंने कहा कि आप पैसे की परवाह मत करो, पैसा मेरे पास में है, कितना चाहिए आपको? तब उसने बताया कि इतना पैसा लगेगा और इसमें 2 रात भी लग सकती है, शायद पहली रात में सफलता न मिले, हाँ लेकिन दूसरी रात में सफलता जरूर मिलेगी। मैं पूरी तैयारी करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस प्रेतात्मा लड़की को अब उस कुएं से निकाल सकूँ, उस शैतान प्रेत को हरा दूँ। आखिरकार
अब वो मान चुका था, मैंने पैसा भी दे दिया था। और तब मैंने कहा कि बाबा आप कब आएंगे? बोला कि बस 2 दिन इंतज़ार करो और इसके बाद हम तुम्हारे ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। और ये जो काम होगा रात के टाइम में होगा। क्या वो कुआं तुम्हें पता है? मैं कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हमारे जो मिल है वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाईवे के पास में अब एक बाग सा बना हुआ है। बागें है एक तरह से, तरह तरह के उसमें फल का पेड़ लगे हुए हैं और वहीं पर वो कुआं है। अब उस कुआं में पानी नहीं है, वो सूख चुका है जैसे बाबा ने बताया। तब कहने लगे चिंता मत करो, 2 दिन के बाद मैं रात को उसी मिल पर आ जाऊंगा और तुम इंतजार करना। मैं चल पड़ा था, मन मेरा हल्का हो चुका था। अब मुझे लगा था कि हाँ, अब उस जो चाचा हैं उनकी लड़की का छुटकारा मिल जाएगा। अब फिर वो लोग बड़े आराम से इस जगह से जा सकते हैं, कहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं जो आत्माओं का होता है। अब उनको कोई परेशान नहीं करेगा। मन में मेरी शांति छा गई थी। मुझे अब अच्छा लग रहा था कि चलो मैंने एक नेक काम करने जा रहा हूँ। आखिरकार 2 रात के बाद मैं अपने मिल पर आ चुका था। तो इंचार्ज थे ना, वो कहने लगे कि बड़ा जल्दी आ गए। मैंने बोला बस मिल लिया जी और काम खत्म हो गया। 2 रात के बाद मैं अपना गेट के पास खड़ा और रात का करीब 10 बज रहा था। अब मैं उस तांत्रिक बाबा का इंतजार कर रहा था। आखिरकार तांत्रिक बाबा अपने एक चेले के साथ अब आ चुके थे। कहने लगे कि चलो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, हमें उस जगह पर जाना है। अब वहाँ पर हमें पूरा जांचना है, परखना है। अब कहाँ पर वो कुआं है, अब इसमें टाइम लग सकता है, अब हम देर नहीं करते। तांत्रिक बाबा अपने पूरी तैयारी के साथ में आए थे और इसके बाद हम भी उनके पीछे लग गए थे। तीनों लोग उस बाग के पास पहुँच गए थे। सूखे कुएं की तलाश होने लगा। आखिरकार वो जो कुआं था ना, घास फूस से ढका हुआ था, लेकिन वो तंत्र की शक्ति के द्वारा अब जो तांत्रिक बाबा थे ना, वो जान चुके थे। अगर हम दिन में ढूंढने की कोशिश करते ना उस कुआं को, तो हमें तो दिखाई नहीं देता। अब उस पर एक तरह से जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी और कुएं का मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दिया था। जब कुएं का पता लग गया ना, तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि बेटा तुम थोड़ा दूर हो जाओ और सुनो, आप कहीं चिल्लाना मत, भागना मत, जिस जगह पर हो उसी जगह पर जमे रहना और डरना तो बिल्कुल भी मत। हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं कि आज सफलता मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मैं पूरी जी जान लगाऊंगा कि ताकि उस आत्मा को इस कुएं से निकाला जाए। और वही हुआ। मैं तो एक सुरक्षित जगह पर उस कुएं से दूरी बना करके, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था, उस जगह से मैं खड़ा होकर के सब कुछ देख रहा था। अब चांद भी खिला हुआ था, उसकी रोशनी भी नज़र आ रही थी और उस कुएं के पास में झाड़ झंखार तो था। अब वहाँ पर कोई सफाई वफाई तो उन्होंने किया नहीं। उसी झाड़ झंखार के पास में अब अपनी आसन जमा चुके थे गुरु और चेले। दोनों लोग अपनी तंत्र साधना करने लगे थे। वहाँ पर आग जल चुकी थी और उसमें धुआं निकल रहा था, ना जाने क्या क्या चीज़ डाल रहे थे। और उनका जो चेला था ना, अपने हाथ में कोई चीज़ लेकर के वो कुआं का परिक्रमा कर रहा था। मैं सब कुछ देख रहा था। ये विधि कम से कम 1-1.5 घंटे तक चली थी और इसके बाद तांत्रिक बाबा अब उस झाड़ झंखार के पास जो कुएं को ढक रखा था, अब वहाँ खड़ा हो गए। अब जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम इस कुएं के अंदर में छिपे हुए हो और उस आत्मा लड़की को तुम परेशान भी करते हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि उस आत्मा लड़की को तुम आज़ाद कर दो, तभी तुम बच पाओगे, और नहीं तो मैं अपनी शक्ति से तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जल के भस्म होना है या तुम उस लड़की को आज़ाद कर रहे हो। सोच लो, तुम्हारे पास 1 घंटा का अब मोहलत है। अब 1 घंटा के अंदर में तुमने कोई जवाब नहीं दिया ना, तो मैं अब कार्रवाई करना शुरू कर दूंगा। अब फिर तुम मेरे सामने रोना गिड़गिड़ाना मत, फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तांत्रिक बाबा ये सब बातें बोल करके अपने स्थान पर बैठ चुके थे।
उनका चेला भी पास में बैठा हुआ था। मेरी दिल की धड़कन अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी कि अब क्या होगा। वो काला प्रेत कुएं से निकलेगा क्या? ये जो बाबा हैं, तांत्रिक बाबा, उस प्रेत को हरा पाएंगे? कहीं प्रेत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तब बाबा की खैर नहीं। इसके बाद उसकी नज़र मेरे पे भी पड़ सकती है। तब मेरा क्या होगा? मैं भी मारा जाऊंगा। दहशत दिल में भरी हुई थी, डर लग रहा था। हर पल जो गुजर रहा था और वो उसी हिसाब से मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। पसीने पसीने हुआ पड़ा था। अब मैं सोच रहा था कि मैं किस पछड़े में पड़ गया हूँ। मुझे इस पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं अब क्या कर सकता था? जो होना था वो तो अब हो रहा था। अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। खैर, मैं अब मेरी निगाहें उस कुएं की तरफ लगी हुई थी। कुआं कहाँ, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ झाड़ झंखाड़ जिसके ऊपर में अब एक तरह से पूरा घेर रखा था। आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता। इसके बाद जैसे पौन घंटा बीता ना, बाबा फिर उठ करके एक बार और चेतावनी दिए, देख लो तुम्हारे पास समय कम है। मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ। तुम उस आत्मा लड़की को आज़ाद कर दो और तुम एक तरह से जीवन दान पा जाओ, और नहीं तो मैं बस तुम्हारे साथ जो करूँगा अब तुम अपनी आंखों से देखोगे, तड़पोगे, अब भीख मांगोगे, बाबा छोड़ दो। लेकिन उस वक्त मैं छोड़ूंगा नहीं। सोच लो, तुम्हारे पास अब वक्त कम रह चुका है। वो भी समय निकलता जा रहा था। कुएं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, ना तो झाड़ झंकार जरा भी हिल रहा था। आखिरकार वो समय पूरा हो चुका था। जैसे ही पूरा हुआ ना, अब तांत्रिक बाबा चेला उठ चुके थे। कुछ मुट्ठी भर करके कोई, अब पता नहीं क्या सामान था, और उस झाड़ झंकार में जो कुएं को ढक रखा था उसके ऊपर फेंक दिए। मैं देख नहीं पाया कि उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक आवाज़ बड़ा अंदर से गूंजी, जैसे कोई, वो आवाज़ डरावनी होती चली गई। बहुत भारी आवाज़, और जैसे कोई तड़प रहा हो उस जगह ज़मीन के अंदर में। ऐसा लग रहा था कि धरती हिल रही है, झाड़ झंकार हिल रहे हैं, और वो धमक मुझे अपने पैरों के पास महसूस हो रही थी। तभी मुझे पीछे से कोई टच किया। मेरी तो जान ही निकल चुका था, जैसे लगा कि मेरी हार्ट अटैक हो जाएगा। पीछे मैं देखा ना तो मेरे प्राण सूख चुके थे। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं देख रहा कि वही चाचा अपने असली रूप में मेरे पीछे खड़े थे, और वो एकदम शांत थे। मेरे तो अंदर जैसे हिम्मत जवाब दे चुकी थी। चाचा कहने लगे, अरे डरो मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आप तो चाचा ने जैसे छुआ था, मेरी तो जान निकल जाने वाली थी। ऐसा ही अचानक किए थे। तब तक वहाँ पर अब जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी, जैसे अंदर कुएं के अंदर से कोई गुहार लगा रहा हो कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। और आखिरकार तांत्रिक बाबा, उनका चेला, अब उनका हाथ रुक गया था। जो कुछ फेंक रहे थे अब वो रोक लिए थे। अब फिर वहाँ पर क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। अब बिल्कुल शांत हो चुका था माहौल। तब तांत्रिक बाबा दहाड़ते हुए कहने लगे कि अभी तक वो आत्मा बाहर नहीं आई, जल्दी से भेज दे, नहीं तो फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे, अब फिर हम रुकेंगे नहीं। आखिरकार वो झाड़ झंकार जो कुएं को ढक रखा था वो अचानक हिलने लगा, और वहाँ पर मैं अपनी नज़रों से देखा था एक धुंधली छाया लड़की की तरह, लंबे लंबे बाल लहरा रहे थे, लेकिन वो साफ नज़र नहीं आ रही थी। उस कुएं से निकल चुकी थी। आज जैसे ही वो नजर आई, अब वो जो चाचा थे ना, अब एक तरह से दौड़ करके कुएं के पास चले गए थे, और उस लड़की जो धुंधली थी और उससे चिपट गए थे। और इसके बाद वो लोग एक तरह से जाने कहाँ गायब हो चुके थे। मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, ना तो वो लड़की नज़र आ रही थी, ना वो चाचा। उस जगह पर तांत्रिक और उनका चेला अपने सामान को इकट्ठा कर रहे थे, जो जो अब वहाँ फैला रखे थे। तब उन्होंने मुझे आवाज़ दिया, लड़के आ जाओ, तेरा काम हो चुका है। मैं बड़ा हैरान था, आखिर वो दोनों गए कहाँ? ना तो लड़की मेरे पास में आई, ना बूढ़ा आया।
वो मुझे धन्यवाद तक नहीं कर पाए थे। ना जाने जैसे हवा में अब कहाँ गायब हो चुके थे। अब इसके बाद में तांत्रिक और उनका चेला अपने सामान सहित हम लोग चल दिए थे। वो अपना दूसरा रास्ता पकड़ लिए थे और मैं अपने मील वाला रास्ते पर चल पड़ा था। रास्ते भर में सोचता रहा था कि कैसे लोग हैं भाई, मैंने इनका इतना मदद किया और जाते टाइम मुझे मिले तक नहीं, ना तो अपनी लड़की से मिलवाए, ना दो सब शुक्रिया तक बोल पाए। आखिरकार मैं अपने घर पर पहुंच गया था। मैं बड़ा खुश था, चलो मैंने कोई अच्छा काम किया, चलो वो लोग हमें नहीं मिले कोई बात नहीं, उनका काम तो हो गया। अब उस बूढ़े आदमी की बिटिया आज़ाद तो हो गई, कम से कम वो अब दोनों लोग साथ में तो रहेंगे जब तक उनकी मुक्ति नहीं मिल जाती। मैं बड़े आराम से अपने बिस्तर पर आके लेट चुका था। जब सुबह मेरी आँख खुली ना, तो वहाँ पर वैसे ही लिफाफे में अब एक और बंडल मुझे मिला था और उसमें कुछ लिखा भी था एक कागज़ पर कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी मदद किया। मैं समझ गया था ये बूढ़े आदमी काम था और उसने जो कहा था वो करके दिखा भी दिया था। अब मुझे इस नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास इतना पैसा अब आ चुका था कि मैं अपने गांव पर जा कर के छोटा मोटा बिजनेस कर सकता था। ये कड़ी मेहनत मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी। और आखिरकार मैं अपने दोस्त के पास गया उस नौकरी को छोड़ करके। दोस्त कहने लगा कि अरे तुम कैसे आ गए? सुबह सुबह का वक्त था और वो लोग जाने के लिए तैयार थे अपनी ड्यूटी के। और तब मैंने उनको जल्दी जल्दी समझाया कि देखो हमने ऐसा काम किया है। मेरी बात सुनकर के मेरा जो दोस्त प्रमोद मेरी तरफ देख रहा था अपने आंखें फाड़ फाड़ करके, और कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है आज के टाइम में। और तब मैंने वो नोट का बंडल दिखाया कि देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? आप तो वो हैरान हो चुका और कहने लगा कि भाई बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और इसके बाद में कुछ पैसा वो अपने दोस्त को भी दिया, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं भाई, ये आपका मेहनत का फल है, ये आप ही रखो, हमारे पास तो अपना हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं। और इसके बाद मैं वहाँ से अब अपने गांव की तरफ अब चल दिया था। गांव पहुँच करके हमें एक छोटा मोटा बिजनेस अब स्टार्ट कर दिया था। और वो बिजनेस जो छोटा मोटा था आज भी मेरे पास में है और उसी बिजनेस में अपने घर बार को पालन पोषण करता हूँ। शादी ब्याह मेरी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन वो प्रमोद जब हमारे घर आते हैं, गांव आते हैं ना, तो बहुत खुश दिल इंसान है। हम मुझसे मिलते हैं और कहते हैं प्रमोद तुम्हारी हिम्मत का अब एक तरह से फल उस बूढ़े आदमी ने दिया है। तुमने उनकी बिटिया को अब एक प्रेत के शक्ति से बाहर निकाला और ये तुमने बहुत नेक काम किया है। इसी का फल तुम्हें मिला है। उस बूढ़े आदमी ने जैसा तुमसे बताया था और वैसा करके दिखाया। अब इसके बाद वाकई में मैं एक अलग दुनिया में था, जहाँ मैं मेहनत मजदूरी करता था और मैं आज अपना काम करता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ ऐसी ही एक रोचक कहानी के साथ में कल की रात में इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।